हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे इस वायरल कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग कोशिका के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग जो टॉपिक लेकर गए हैं और टुडेज गोल रहेगा हमारा कि कोशिका की संरचना क्या है, यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरह से कोशिका की संरचना होती है। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कि कोशिका में पाए जाने वाले जो भी अंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है, पतली आवरण, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा वो कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कोशिका भित्ति होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और कोशिका द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, इसका कार्य क्या है, ये किस तरह का दिखता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है और ये क्या काम करता है, उसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लवा की। तो इतना सारा टॉपिक का आज हम लोग पार्ट 2 कोशिका के पार्ट 2 में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप वीडियो लेक्चर को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे आज का जो भी गोल हम लेकर के आए हैं आपको पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लेकर के चलते हैं आपको कोशिका की संरचना की ओर, और कोशिका की संरचना क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके बाद लगातार आपको ये जितने भी बोर्ड पर लिखी हुई है उस सभी के बारे में हम उनके संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे दिखते हैं वो, उनका कार्य क्या है, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सी यू। हम लोग समझते हैं कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। कहता है कि यहाँ पे कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग में लाते हैं। जब तक, क्योंकि ये कोशिका और ये जो हमारी कोशिकाओं की जो संरचना है वो काफी बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म किस्म का, बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसलिए हम उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो उसके कोशिका को संरचना का पूरी सुगमता की तरह अध्ययन करके और अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हम लोग उसको 3 श्रेणियों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला जो केस है हमारा वो है कोशिका झिल्ली। पहले हम लोग जब कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो पहला केस आता है कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है। और दूसरा बात आता है कि इसमें जो भरा हुआ है कोशिका द्रव, उसकी बात आता है, कोशिका द्रव की, कोशिका द्रव। और उसके बाद तीसरा केस आता है कि अगर आपको किसी भी कोशिका को देखना है तो हम लोग उसको देखते हैं कोशिका केंद्रक को, कोशिका के केंद्रक को। और ये 3 चीज को जब हम देखते हैं तब हम लोग को पूरी तरह से पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह से कोशिका के संरचना है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम। ये है जंतु कोशिका, ये है जंतु कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना। और ये है इस तरह पादप कोशिका की संरचना, पादप कोशिका। अब बात करते हैं कि ये पादप कोशिका की संरचना में क्या क्या और जंतु कोशिका की संरचना में क्या क्या होती है। से यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में ये है गोल्गी उपकरण, ये है आपका जो ये कल्ला कल्ला आपको जो डॉट डॉट दिया गया है ये आपको दिखाया गया है कोशिका द्रव्य। और इसी तरह का कोशिका द्रव्य किसमें होता है, तो पादप के कोशिकाओं में होता है। आपको यहाँ पे इसके अलावा पादप कोशिका का आकार बड़ी होती है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है अपेक्षाकृत छोटी होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इनका कोशिकांग देखा जाए तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस पादप कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ये है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो जंतु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है वो बड़ी होती है, और पादप कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो छोटी होती है। क्यों होती है इसको हम लोग अध्ययन करेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब। उसके बाद आता है, आप लोग देख रहे होंगे ये है लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है जो हमारे मरे हुए कोशिकाओं का पाचन करने का काम करता है। ये है सेंट्रोसोम, जो इसका काम है कोशिका विभाजन करना, माइटोसिस करना। और ये आपको जो दिख रहा है ये है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे ही हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी परत
या बाहरी जो परत होता है वो झिल्ली कहलाता है। तो यहाँ पे जंतु में सिर्फ एक ही झिल्ली होता है जो पतला आवरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। परंतु पादप कोशिका में दो झिल्लियां होती है, एक होता है अंदर का झिल्ली जो पतला आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन इसके जो ऊपर वाला आवरण होता है वो काफी कड़ा और मोटा होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जंतु की कोशिका के संरचना के आधार पर देखा जाए तो उसमें कोशिका झिल्ली सिर्फ होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता। और अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के ऊपर क्या होती है, तो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। तो अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे कोशिका द्रव, ये जो भरा हुआ द्रव है ये किससे कोशिका द्रव कहते हैं, इसमें भी भरा हुआ द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। ये आपको दिख रहा हो कोशिका के बीचों बीच एक गोलीय आकार का दिख रहा होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। आप लोग को हम पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं कि केंद्रक का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोलीय आकार का केंद्रक है और उसी तरह से पादप कोशिका में भी क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के भीतर ध्यान से देखिएगा, केंद्रक के यहाँ पे दो केंद्रक लिखा गया है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए क्रोमोसोम। देखिए ये केंद्रक के भीतर जो होता है वो होता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, तो क्रोमोसोम। केंद्रक के भीतर में कुछ पतली नुमा जाली टाइप का रचना होता है, बहुत छोटे छोटे आकार का, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र हो गए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा गोल्जी उपकरण और इसमें इस तरह का गोल्जी उपकरण दिखता है। तो जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण और पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण की जो आकार होता है वो बड़ा और छोटा होता है। जैसे हम लोग जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ पे पादप कोशिका में छोटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रसधानी। ये क्या है, रसधानी है, जिसमें ज्यादा 90% भाग उसका जल से घिरा हुआ रहता है, मतलब पूरा इसमें जल भरा हुआ, द्रव जो पूरा जल होता है वो जल भरा हुआ। जबकि इसमें जो रसधानी होता है वो छोटी होती है, यानी कि पादप कोशिका का जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की रसधानी कैसी होती है, छोटी होती है। क्लियर है बात। तो आइए अब हम लोग पहला कोशिकांग प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की बात करते हैं कि ये कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली क्या होते हैं। कहता है कि प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ, प्रत्येक कोशिका चाहे जंतु कोशिका हो या फिर वो पादप कोशिका हो, कहता है कि आप लोग हम पादप कोशिका के बारे में बताए हैं। कहता है कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका की बाहर एक चारों ओर पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये एक झिल्ली होता है जो बहुत ही पतला होता है और उसे ही क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कहता है यह जीवित तथा अर्धपरागम्य या सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है या फिर प्रागम्य होता है। ये अर्धपरागम्य क्या होता है और सेमी परमिएबल का मतलब क्या है उसके बारे में हम डिटेल से समझाते हैं, उसको ध्यान समझिएगा। कहता है कि सेमी परमिएबल या अर्धपरागम्य का मतलब ये होता है कि कौन से पदार्थ को कोशिका के भीतर जाना है या कौन से पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलना है उसके ये देख रेख करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यानी कि आवश्यकता अनुसार उसे अंदर जाने देता है। जैसे सपोज कि हम जो ऑक्सीजन लिए हैं उसको कोशिका के अंदर पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कोशिका के अंदर पहुंचना है, तो ऑक्सीजन को ही जाने दे, ये काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। यानी कि अन्य किसी भी प्रकार के अणुओं को कोशिका के झिल्ली के अंदर नहीं जाने देता, यानी कि जो आवश्यक है कोशिका के अंदर उसी को जाने देता है। और इसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल कहते हैं, मतलब जो आवश्यक हो वो अंदर जाए और जो अनावश्यक है वो कोशिका के भीतर से वो कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। और इसी काम को कहते हैं, इसी जो ऐसा काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपरागम्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होता है, यानी जो आवश्यक चीजें हैं उसको अंदर जाने देता है, लेकिन जो अनावश्यक है उसको अंदर जाने नहीं देता, मतलब छानने का काम करता है। उसके बाद आइए, कहता है यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कहता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड यहाँ पे एक प्रकार का वसा का नाम है, लिपिड यानी कि वसा है, और वसा और प्रोटीन का कौन बना हुआ रहता है, तो ये कोशिका झिल्ली बना हुआ रहता है। ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो अंदर जाता है, तो टूटने के बाद, भोजन को टूटने के बाद कुछ प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करता है
राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वही प्रोटीन किसका निर्माण कर देता है? तो कोशिका झिल्ली का निर्माण कर देता है। और यह जो कोशिका झिल्ली होता है, अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिएगा, बहुत अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो जो कोशिका झिल्ली होता है आपको दोहरा झिल्ली लगेगा, मतलब बहुत पतला ही होता है लेकिन दोहरी झिल्ली होती है। और वो दोहरी झिल्ली में एक झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और एक झिल्ली जो बनी होती है किसकी बनी होती है? लिपिड का। और इसमें छिद्र युक्त होता है, तभी तो अंदर जा पाएंगे कोई भी कण, या कोई भी अंदर से बाहर निकल पाएंगे। यानी कि ये हल्का छिद्र युक्त होते हैं, दोहरी झिल्ली होता है, पतला होता है, दोहरी झिल्ली होता है। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तब। इसका कार्य क्या है? आइए इसका कार्य समझते हैं। कहता है कि यह सीमित झिल्ली का कार्य करता है, मतलब ये सीमा बनाता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका का सीमा बनाने के लिए जो काम करता है वो करता है हमारी कोशिका झिल्ली। यानी कि एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका का एक कोशिका झिल्ली, फिर दूसरा का कोशिका का दूसरा का कोशिका झिल्ली, तीसरा का कोशिका का तीसरा का कोशिका झिल्ली। तो एक तरह से एक कोशिका का कोशिका झिल्ली सीमा बना रहा है। क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। तो सीमा बनाने का काम करता है। दूसरा, यह अणुओं को बाहर निकालने तथा अंदर जाने में नियंत्रण करता है। मतलब कि कौन सा कण इसके अंदर जाएगा और कौन सा कण इसके बाहर निकलेगा, इसका नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। सपोज दैट कि अनावश्यक चीज हमारे शरीर के कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब भोजन का अणु टूटते हैं, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो कोशिकाओं को बाहर निकालने के लिए कौन नियंत्रण करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसलिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। किसको जाने देता है? ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं जाने देगा। यह अनावश्यक कोई कण है तो उसको अंदर जाने नहीं देगा। क्लियर है? आगे आइए हम लोग समझते हैं। कहता है यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। यानी कि ये जो भी कोशिका आपको दिखता है इस आकार का कोशिका दिख रहा है। जैसे हम पादप कोशिका बनाए थे तो पादप कोशिका में आपको वो आयताकार की तरह दिख रहा था, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है। तो चाहे पादप कोशिका का जो आकार देने का काम कर रहा है वो कोशिका झिल्ली कर रहा है, और यहाँ पे लगभग गोलीय आकार का जो देने का काम कर रहा है ये जंतु कोशिका में, वो कौन काम कर रहा है? तो कोशिका झिल्ली ही कर रहा है। तो ये कोशिका का आकार देने का प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि यह सिलिया फ्लैजिला माइक्रोविलाई का निर्माण करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कहता है कि यह सिलिया फ्लैजिला माइक्रोविलाई का निर्माण करता है। कहता है कि ये सिलिया क्या होता है? ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे एक सिलिया एक ऐसा बहुत रोम युक्त पतला संरचना होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया का प्रचलन अंग जो होता है वो सिलिया होता है, या किसी भी जीवाणु परजीवी का जो चलने का या प्रचलन अंग जो होता है वो सिलिया होता है। जैसे सपोज दैट की एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पैरामीशियम के बारे में सुनेंगे। उसका जो पैरामीशियम का जो आकार होता है वो आपके पैर के आकार का होता है, मनुष्य के पैर का आकार का होता है, जिसके ऊपर सिलिया लगा हुआ रहता है। बहुत छोटे छोटे पतले रोमे की तरह उसके शरीर के ऊपर लगा हुआ रहता है जो उसको चलने में मदद करता है। ठीक है, तो उसी आकार का हमारे शरीर के भी भीतर क्या होता है कि हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत में वहां पे बहुत छोटे छोटे रोम युक्त मांसल रचना, तो बहुत छोटे छोटे रोम की तरह, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सिलिया या फ्लैजिला कहते हैं। सिलिया या क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और उसी तरह का इसी से सिलिया और फ्लैजिला से हल्का बड़ा कौन होता है? माइक्रोविलाई। और उसमें उसका निर्माण करने में कौन भाग लेता है? तो कोशिका झिल्ली भाग लेता है। याद रखिएगा, यह सिलिया फ्लैजिला माइक्रोविलाई का निर्माण करता है। माइक्रोविलाई कैसा दिखता है? हम दिखाते, देखिए सपोज दैट कि ये हमारा है छोटी आंत या बड़ी आंत, कोई भी सामान ले, और इसके ऊपर से माइक्रोविलाई कैसा होता है? देखिए इस तरह का संरचना, ऐसा इसके जो ये पाइप होता है, छोटी आंत का पाइप या बड़ी आंत का जो पाइप होता है, उसमें जो बिग इंटेस्टाइन या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें इस तरह का संरचना बनी हुई होती है, और इसी संरचना को हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। तो माइक्रोविलाई के निर्माण में कोशिका झिल्ली भाग लेता है। चलिए ये वाला पूरी तरह से आप लोग का क्लियर हुआ होगा कि कोशिका झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है। ठीक है, तो ऐसे इसे हम लोग लाइपोप्रोटीन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं, या फिर इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये कोशिका भित्ति क्या होता है। पहले ही क्लियरिटी कर दें कि जो जंतु कोशिका में
जो कोशिका झिल्ली वो तो होती है, किंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो पहले ही बता चुके हैं हम। और पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है, संरचना, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में समझते हैं कि ये कोशिका भित्ति क्या होता है। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा कोशिका है हमारा कोशिका का, और इसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये पादप कोशिका में ही होता है। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण होती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, यानी कि कोशिका, जो कोशिका होती है उसके सबसे ऊपर में एक मोटे और कड़े आवरण होती है पादप कोशिका में, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। जैसे आप लोग का ये वाला जो दिख रहा है, सबसे ऊपरी जो परत होती है ये कठोर होती है, और ये हल्का स्थूल, इसमें स्थूलन होती है, मतलब कि ये दृढ़ता होता है, दृढ़ होता है, हल्का कठोर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति का काम क्या है, तो कोशिका भित्ति देखिए यहाँ पे कहते हैं, यह कोशिका भित्ति का काम क्या है वो नेक्स्ट आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए। कहते हैं यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज प्रोटीन का बना हुआ ही एक पदार्थ होता है, और उसका ही कौन बना होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। और यह निर्जीव होता है, ये सजीव नहीं होता है। जैसे कोशिका झिल्ली जो होता है वो सजीव होता है, जीवित होता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है वो कैसा होता है, तो निर्जीव होता है। इसका कार्य क्या है, तो यह कोशिका का निश्चित रूप प्रदान करता है। यानी कि जो देखिए, कोशिका झिल्ली भी प्रदान करता है आकार, लेकिन यहाँ पे जो निश्चित आकार प्रदान करता है, जैसा दिखना चाहिए पादप में कोशिका, उस तरह का जो आकार देता है वो कौन देता है, तो कोशिका भित्ति देता है। आगे कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। देखिए अगर हम बात करें, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। मतलब कि कोशिका को जो अंदर वाले चीजें हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी उपकरण हो गया, तो इन सब चीजों का जो सुरक्षा और सहारा जो प्रदान करता है, यांत्रिक जो सहारा प्रदान करता है अंदर के कोशिकांगों को, राजधानी को, वो कौन करता है, कोशिका भित्ति ही करता है। आगे यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह क्या करता है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये वाला आप जो देख रहे हैं दूसरा का जो झिल्ली है, जो पतला मेम्ब्रेन है, पतला सावरण है, उसका जो रक्षा करने का काम करता है वो ऊपर वाला करता है। अब इसलिए जो ऊपर रहेगा वही क्या करेगा, रक्षा करेगा। और फिर है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। अंदर में जो कोशिका होती है, जो द्रव भरा हुआ रहता है राजधानी में, उसको सूखने से जो बचाता है, कौन बचाता है, तो कड़ा आवरण जो होता है कोशिका भित्ति, वही बचाता है। अभी आप ध्यान से सोचेंगे कि ऊपर अगर कोशिका भित्ति है तो अंदर जो भी द्रव होगा वो ऑब्वियसली सूखेगा नहीं। अगर ऊपर अगर पतला आवरण रहेगा तो आसानी से द्रव क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन ऊपर जब कड़ा आवरण रहेगा तो सूखेगा नहीं। इसीलिए कोशिका भित्ति अंदर की चीजों को सूखने से क्या करता है, बचाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, वहां तक आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि ये कोशिका झिल्ली क्या था, कोशिका का यहाँ पे कोशिका भित्ति क्या था। हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव्य क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं केंद्रक। देखिए ये है केंद्रक, क्या है, केंद्रक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, देखिए ये है केंद्रक और ये है कोशिका झिल्ली, और उसके बीच में द्रव पाए जाते हैं। द्रव बहुत जो गाढ़ा और चिपचिपा द्रव पाए जाते हैं, जो परभासी होता है। कैसा होता है, परभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है परभासी। पारदर्शी का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणें वो सीधे आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी, और अपारदर्शी का मतलब सीधे सीधे किरण आर पार ना हो कोई पदार्थ से पार होकर, तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। और अगर कुछ प्रकाश की किरणें पार हो और कुछ प्रकाश की किरणें पार ना हो तो उसे क्या कहते हैं, परभासी। तो कोशिका द्रव क्या होता है, तो परभासी होता है, और कहता है कि यह निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव। केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में पाया जाता है, और ये ऐसा द्रव है जो चिपचिपा और हल्का गाढ़ा और परभासी होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इत्यादि पाया जाता है। इसी में पाया जाता है कुछ प्रोटीन, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो ही पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव। और इसके अलावा जितने भी कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये सब कोशिकांग हो गया जो मुख्य तौर पर हम लोग जानते हैं, अगर संरचना की बात करते हैं उसमें देखते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे,
सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पे कोशिका दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, जो हम लोग पूरी तरह से कोशिकांग का अध्ययन कर लेंगे कि सभी कोशिकांगों के बारे में जान लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जान लेंगे, लाइसोसोम जान लेंगे, सेंट्रोसोम जान लेंगे, केंद्रक जान लेंगे, केंद्रिका जान लेंगे, गुणसूत्र जान लेंगे, लाइसोसोम जान लेंगे। तो सभी को जानने के बाद और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। और तो जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे दो तरह के द्रव होते हैं, एक होता है केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव और एक होता है कोशिका द्रव। तो ये हुआ कोशिका द्रव और अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। और दोनों को जब सम्मिलित रूप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि ये, अब हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं हम लोग, किसकी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांगों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि सभी एग्जामों में जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है आपको कोशिका के किसी पार्ट से पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको माइटोकॉन्ड्रिया से अवश्य ही पूछेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का अद्भुत ही इसमें पाया जाने वाला कोशिकांग है, जिसके बारे में बहुत सारे चर्चाओं के बारे में अध्ययन किया भी जाता है। और ऐसा इसलिए पूछा क्यों जाता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा क्यों पूछा जाता है। कहते हैं कि इसकी संख्या जंतु कोशिका में पादप कोशिकाओं से अधिक होती है। कहता है कि पादप कोशिकाओं में इसकी जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन जंतु कोशिका में इसकी जो संख्या होती है उनसे काफी अधिक होती है। लगभग 10,000 के करीब होता है किसमें, पादप जंतु की कोशिकाओं में संख्या। किसकी संख्या, एक कोशिका में कहता है कि जो संख्या होती है, ये कोशिका है और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका हम बड़ा सा आकार दिए हैं और बड़ा सा आकार बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है, इसमें गोलाकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, गोलाकार। ऐसे डीएनए ऐसा होता है, लंबी कुंडलित होती है, इस प्रकार का होती है, लेकिन इसमें जो पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है, गोलाकार डीएनए पाई जाती है। याद रखिएगा, यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, ये यूकैरियोटिक में नहीं होता है। ये कहां से पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक आभासी होता है, जिसमें केंद्रक क्या होता है, आभासी। मतलब ये जो आपको किसका केंद्रक का झिल्ली जो दिख रहा है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, सिर्फ आपको केंद्रक में जो उपस्थित ये सब जो क्रोमोसोम होता है वैसे बिखरे हुए रहता, मतलब कोई केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिनके केंद्रक के ऊपर झिल्ली उपस्थित रहती है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक वाला में पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है किंतु प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। इसको बढ़िया से क्लियरिटी रखना। कहता है इसे ऊर्जागृह या पावर हाउस कहते हैं, इसे पावर हाउस या ऊर्जागृह ही कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन याद रखिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब आइए संरचना पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या संरचना है उसके बारे में। कहता है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है कुछ इस तरह से अंडाकार की तरह लंबा या आपको दानेदार जैसा आपको दिखेगा और हल्का गोलाकार और अंडाकार दिखता है। कहता है इसका दो झिल्ली होता है, एक होता है सबसे बाहरी झिल्ली और एक होता है अंतः झिल्ली। एक बाहरी झिल्ली और एक क्या होता है, अंतः झिल्ली। बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच में एक हल्का सा खाली स्थान होता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा इसके खाली स्थान में लटकी हुई होती है जिसे ही हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। देखिए ये सब जो लटका हुआ है, ये सब जो आपका दिख रहा है, ये सब ये वाला, तो ये सब इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इस क्रिस्टियों के बीच में
जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी है उसके बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, यानी कि जो खाली स्थान होता है ये ऐसे गोलाकार होता है, तो इसके बीच में ऐसे लटका है, और वो जो खाली स्थान जो बचा हुआ है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कि क्रिस्टी के भीतर जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल जो गुहा लटकी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आगे सुनिए, यहाँ पे इसे पावर हाउस या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और पाचन होने के बाद वो विखंडित होता है कुछ एंजाइमों के द्वारा, और एंजाइमों के द्वारा विखंडित होकर के वो ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं तक जाता है रक्त के माध्यम से। रक्त के माध्यम से कहा जाता है ग्लूकोज कोशिकाओं तक। तो जब से ही कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं के बाद वो चला जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो वहीं पे विखंडन होता है हमारे ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का देखिए ये वाला C6H12O6, और जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होता है, जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होता है ग्लूकोज, तो हम लोगों के पास क्या बनता है, तो H2O बनता है, 6H2 प्लस 6CO2 और 6CO2 और प्लस में क्या बनता है, तो ऊर्जा बनता है। यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहता है। किस में संचित रहता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहता है हमारे कोशिकाओं में, और फिर जो हम काम करते हैं तो वो ऊर्जा उपयोग में आता है। तो यहाँ पे ऊर्जा बनता है जो ATP के रूप में संचित रहता है, और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। आप लोग से बोलेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा होता है, जिससे ऊर्जा ATP का निर्माण होता है, जो संचित रहता है ATP के ही रूप में, और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहते हैं। क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से याद रखना है आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। चलिए बाकी रिपीट करते रहना है इसको। अगर आपको समझ में ना आए फिर से आप बैक कीजिए, और बैक करने के बाद फिर से आप वीडियो को देखें। चलिए और आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग 2 पार्ट और बचा हुआ है, और केंद्रक के बारे में ये पार्ट 3 बनेगा आपको, और पार्ट 3 में आपको और अच्छी तरह से और इसके आगे की बातें अच्छी तरह से बता करके ये पूरी चैप्टर को एंड करेंगे। लेकिन अभी हम लोग दो कोशिकाओं की और बात करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। इसे हम लोग इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस हुआ है ये ER के नाम से, याद रखिएगा। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका का नाम प्रोनाउंसिएशन कम किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो प्रोनाउंसिएशन नाम इसका ये है ER शॉर्ट फॉर्म, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER। एक होता है SER, एक होता है RER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे रफ का मतलब होता है खुरदुरी और एक होता है चिकनी। SER का मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और RER का मतलब होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो कोशिका है, कोशिका के ये जो केंद्रक है, केंद्रक से सटे हुए ही कौन रहता है, तो कोशिका ये अंतःप्रद्रव्य जालिका रहता है। ये जाली की तरह रचना होता है जो इस तरह से दिखता है। ये जाली होता है, जाली, एक जाली का जो पाइप है वो दूसरका पाइप से जुड़ा हुआ है, दूसरका जाली का पाइप तीसरका जाली से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ करके रचना बनाता है। और यहाँ पे खुरदुरी क्यों होती है, तो उसका कारण है कि खुरदुरी होने का कारण क्या है कि जब राइबोसोम का जब निर्माण होता है यहाँ पे केंद्रक से, तो यहाँ पे राइबोसोम जैसे ही निकलता है तो राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आन करके सट जाता है, और सटने की वजह से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें खुरदुरी आ जाती है। क्या आ जाती है, खुरदुरी। और ये राइबोसोम सटे हुए, जो आपको दिख रहा है, ये जो बिंदु बिंदु आकार का दिख रहा है, ये आपको क्या सटा हुआ है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम सटा हुआ है, जिसके कारण ही ER रफ होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम सटे हुए नहीं रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मुख्य रूप से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने होते हैं वो बने होते हैं लिपिड या प्रोटीन से। किससे बने होते हैं, लिपिड, यानी उसी तरह से वसा और प्रोटीन से बने होते हैं और इसलिए इसे हम लोग लाइपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं, लाइपोप्रोटीन भी इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। ये केंद्र के बगल में होता है। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्य कहता है यह कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। देखिए हमारे जैसे हमारे कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है या ऑक्सीजन को जानना है कोशिका में, तब परिवहन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही कोशिका में गया तो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो ये अंतःपरद्रव्यीय जालिका करता है माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम। यानी कि कोशिका के भीतर जो भी परिवहन का कार्य होता है वो परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, कार्य नहीं करता। परिवहन तंत्र का निर्माण कौन करता है, अंतःपरद्रव्यीय जालिका। देखिए SER कहता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है तथा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका निर्माण करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो निर्माण करता है वो करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि RER प्रोटीन का निर्माण करता है तथा SER वसा का निर्माण करता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा आपको से कि बताइए कि वसा का निर्माण कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो चिकना वाला। कौन सा, चिकना वाला। और एक होता है रुखरी, जिसको देहाती में क्या बोलते हैं, रुखरी। तो जो रुखर होता है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो चिकन होता है वो किसका निर्माण करता है, तो यहाँ पे वो वसा का निर्माण करता है। याद रखना, यह कशेरुकी में दवा को घुलाने का काम करता है। देखिए जैसे हमारा शरीर है कशेरुक, जिसमें रीढ़ की हड्डियां होती है, उसे हम लोग कशेरुक जंतु बोलते हैं। तो कशेरुक जंतु को जब दवा दिया जाता है, जैसे हम लोग का जब दवा दिया जाएगा तो उसको घुलाने का काम यहाँ पे RER प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कशेरुक में दवा को घुलाने का काम करता है। कशेरुक का मतलब समझ में आया, यानी कि जो जंतुओं का जो ये रीढ़ की हड्डियां होती है, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डियां होती है उनमें जब दवा दिया जाता है तो उसको घुलाने का काम कौन करता है, तो SER करता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER दवा घुलाने का काम नहीं करता है, SER दवा घुलाने का काम करता है। इसके कारण ही कोशिका बड़ी होती है। ये देखिए ये बहुत बड़ा होता है, कोशिका में इसका साइज जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, यानी स्पेस ज्यादा घेरता है कोशिका को और इसीलिए कोशिका की सतह कोची हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही इसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो कोची हो जाता है, तो बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि गोल्जी का यहाँ पे हम लोग समझेंगे लाइसोसोम क्या है। अगला पॉइंट जो अगला हम लोग का कोशिकांग है वो लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम के बारे में समझ लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट कोशिकांग हम लोग लाइसोसोम की बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या होते हैं और इसका क्या कार्य है। सुनिए, ये कोशिका में पाया जाने वाला एक लाइसोसोम बहुत सूक्ष्म आकार का कण होता है जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लगभग गोली आकार का होता है और इसका खोज हुआ था 1958 ईस्वी में। जो किसने किया था, तो क्रिश्चियन डी डब्बे ने किया था। कब किया था, 1958 में क्रिश्चियन डी डब्बे ने लाइसोसोम का खोज किया था। कहता है इसमें जल अपघटक एंजाइम या फिर इसे हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम का काम होता है कि अगर हमारे कोशिका में कोई अन्य हानिकारक जीवाणु या वायरस प्रवेश करता है या हमारे कोशिका ही मर जाता है तो उसको पाचन करने का काम करता है। देखिए क्या करता है कि जैसे यहाँ पर का कोशिका है, किसी कारणवश जैसे कोई मार देता है तो मारने के बाद यहाँ पर का जो काला पड़ जाता है कोशिकाएं, तो काला पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद वो धीरे 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 इस प्रकार के कोशिकाओं में बदल जाता है। जो काला भाग है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, तो वहां पे यहाँ पर का जो कोशिका में लाइसोसोम है वो लाइसोसोम क्या करता है कि अपने में से हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ता है। हाइड्रोलिटिक क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो फटता है और छोड़ता है, और जैसे ही छूटता है तो वो क्या करता है कि कोशिकाओं को पाचन कर देता है, मृत कोशिकाओं का पाचन कर देता है, जिससे कि मरे हुए कोशिका नष्ट हो जाते हैं और वो रक्त में मिलकर के कहाँ चले जाते हैं, तो जो उत्सर्जक है वहां पे चले जाते हैं। अब है इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं कि जैसे
इसे इसलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि जैसे होता क्या है कि जब हम भोजन नहीं करते हैं बहुत दिनों तक, तो हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं। और मरने का कारण होता है कि वहाँ पे हमारी कोशिकाएं मरने लगती है, तो मरने के कारण वहाँ पे आंत में जो ये लाइसोसोम है वो फट जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है। और फटने के कारण इसमें पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, केंद्रक हो गया, वो सभी को नष्ट कर देता है। और जब ये पूरा इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं तो ये पूरे कोशिका का ही नष्टीकरण हो जाता है। और इसलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्मघाती इथैली या आत्महत्या की इथैली कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो यह कोशिका के भीतर प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। जैसे अगर बहुत बड़े बड़े पदार्थ आ गए हैं हमारे कोशिका के भीतर जो नहीं आना चाहिए, तो उनका पाचन के करने का काम, जैसे बहुत बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज का इंकर, कि हम पाचन क्रिया के दौरान जब ग्लूकोज बना तो वो कोशिका में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो बड़े आकार का है, तो उसको छोटे में बदलने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। टूटे हुए अंतः कोशिकांग को पाचित करता है। जैसे सपोज दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, किसी कारणवश टूट गया, जैसे सेंट्रोसोम टूट गया, अंतः प्राद्रव्य जालिका टूट गया, गोल्गी बॉडी टूट गया, तो इसको जब टूट जाता है तो इसको पाचाने का काम, क्योंकि ये मर गए हैं, ये कोशिकांग कुछ हो गए, टूटने के बाद मर गए, तो इसको पाचित करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम ही करते हैं। उसके बाद है जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है। अगर कोई जीवाणु या वायरस हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया जंतु कोशिका में लाइसोसोम, और ये मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और एक बात और बता दें कि हमारे शरीर के खून में आरबीसी कोशिका होता है, रेड ब्लड सेल होता है, जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में आरबीसी कोशिका होती है, आरबी यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, जिसमें मुख्य रूप से लाइसोसोम नहीं होता है। यानी कि आरबीसी का जब मृत्यु होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जा करके देखें, रक्त जो हम पूरा ब्लड पूरी तरह से पढ़ा है, रक्त पढ़ा है, तो उसमें आप लोग को मिलेगा कि आरबीसी क्या होता है, और उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका जब मृत्यु होता है तो उसका पाचन वहीं पे नहीं होता है। उसका पाचन होने के लिए प्लीहा में जाना पड़ता है, और प्लीहा में उसका स्टोरेज होता है, इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखना है आपको। तो जीवाणु तथा वायरस से रक्षा कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग समझते हैं कि लवक क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में कोई लवक नहीं पाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग लवक के बारे में समझते हैं कि लवक क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लवक या प्लास्टिड क्या है। ये पहले ही हम आप लोगों को बताएं कि लवक या प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और कहता है कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्णी लवक। क्या होता है? आवर्णी लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। आवर्णी लवक का इंग्लिश होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिपीट कीजिए, आप साथ साथ रिपीट कीजिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। ये रंगहीन होते हैं, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ये पत्तियों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से इनका कोई कलर होता नहीं है। और ये कैसे होते हैं? तो रंगहीन होते हैं, मतलब पौधे में होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। और ये होता है रंगीन, ये लाल, पीला, हरा, ये सब हो सकता है। कौन? वर्णी लवक जो होता है, इसमें इसे क्रोमोप्लास्ट इसलिए कहते हैं वर्णी। वर्ण का मतलब होता है रंग, अवर्ण का मतलब नहीं है रंग, और वर्णी का मतलब है रंग। तो रंग होता है तो विभिन्न प्रकार के रंग होता है, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, इस सब प्रकार का रंग होता है। यहाँ पे एक होता है हरित लवक, जो लवक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पादप में, हरित लवक, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। और उसमें एक मुख्य जो पार्ट है वो है क्लोरोफिल का, जिसे हम लोग पर्णहरित कहते हैं, जो हरा रंग का जो क्लोरोफिल एक वर्णक है, जिसके कारण ही पत्तियों के रंग हरे होते हैं। और हरित लवक में क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और
क्लोरोफिल होता है और इसी के कारण ही क्या होता है, तो हरित लवक या पूरे पत्तियां का जो कलर होती है वो कैसा होता है, तो हरा होता है। ये देखिए कोशिका है, और अगर बात करें कोशिका है तो पादप कोशिका है। और पादप कोशिका ऐसा अगर हम संरचना में पादप कोशिका, तो जो पादप कोशिकाएं होती है, तो इस पादप कोशिका में ये सपोज दैट कि यहाँ पे बहुत सूक्ष्म किस्म का हरित लवक है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो ये कोशिका, पादप कोशिका के भीतर लवक के भीतर हरित लवक होता है, जिसका आकार कुछ इस तरह से होता है, अंडाकार गोलाकार की तरह होता है। और इसमें देखिए ये सब जो होता है वो थैलीनुमा जैसा रचना, जैसे ये वाला 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, और ये सब प्लेट में सजे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और इस हरित लवक के खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और इस ग्रेनम में ही क्या मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और एक ग्रेनम जब दूसरे ग्रेनम से आपस में मिलता है, तो जिस नली के द्वारा मिलता है, देखिए एक जैसे यहाँ पे है एक लेयर, ये एक लेयर बन गया, ये पूरा एक वाला लेयर हो गया, स्प्रिंग की तरह सजे हुए रहता है कोशिकाएं। जो ग्रेनम होता है वो स्प्रिंग की तरह सजे हुए रहता है, और एक दूसरा स्प्रिंग की तरह यहाँ पे सजे हुआ, तो उसके बीच में जो पाइप गया है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो ये क्लियर है, हरित लवक के खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो सजा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, जिसमें ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे मैग्नीशियम पाया जाता है मुख्य रूप से पेड़ पौधों में, और यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली होता है। तो आई होप आप लोगों का पूरी तरह से लवक, प्लास्टिड जो भी बताएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएं, और आप लोग का बताएं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया बताएं, कोशिका झिल्ली बताएं, कोशिका भित्ति बताएं, लाइसोसोम बताएं, पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। और हम लोग अब आगे लेक्चर को इसी तरह से सीरीज के माध्यम से पार्ट 3 करेंगे, और पूरी तरह से कोशिका चैप्टर को एंड करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। तो चैनल अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट का जो पार्ट 3 वीडियो है पूरा मिल सके। और भी चैनल पर जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो पूरी तरह से साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से डाले गए हैं, और इस चैनल पर रेगुलर अपडेट आपको आता रहेगा, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।